नमस्कार दोस्तों। जब आम जनता यूरेनियम का नाम सुनती है तो मन में डर और खौफ पैदा हो जाता है। लेकिन आज मैं भारतीय वैज्ञानिकों की वो गौरव गाथा बताऊंगा। आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक हम कितने सुरक्षित हैं उसके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो नेचुरल यूरेनियम क्या होता है, शायद आपको विस्तार से पता नहीं हो, तो मैं आज आपको बहुत ही सरल रूप से इसको बताऊंगा। माना कि आपके पास 1,000 रुपये हैं। आप 1,000 रुपये में से 7 रुपये आपको कोई कह दे कि मुझे दे दो, तो 1,000 के कंपैरिजन में 7 रुपये कुछ भी नहीं होता है, एक चाय भी नहीं आती है उसकी। तो आप निसंकोच किसी को दे सकते हैं। लेकिन ये 7 रुपये ही वो जादुई आंकड़ा है जो कि ये 7 एटम 1,000 एटम में से यूरेनियम 235 के होते हैं। यानी कि नेचुरल यूरेनियम में जो काम की चीज होती है वो 7 एटम ही होते हैं। 993 तो केवल यूरेनियम 238 के एटम ही होते हैं। तो ये 7 एटम ही आप उस विनाश की तस्वीर को देखते हैं या उस उजाले की रोशनी को देखते हैं जो कि हमारे चारों तरफ फैला है। तो ये नेचुरल यूरेनियम ये वो यूरेनियम है जो कि भारत अपने सारे स्वदेशी PHWR यानी कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में यूज कर रहा है। और चाहे वो राजस्थान के एटॉमिक पावर स्टेशन हो, तारापुर के एटॉमिक पावर स्टेशन हो, नरोरा के हो, काकरपारा के हो, कायगा के हो, मद्रास के हो, इन सभी स्वदेशी रिएक्टरों में नेचुरल यूरेनियम ही ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। तो अब नेचुरल यूरेनियम जो कि केवल 7 एटम होते हैं 1000 में से, उसको मैं यूज करूं तो यूज करने के बाद जो यूरेनियम मेरे पास बचता है उसमें 3 या 4 एटम ही बच पाते हैं यूरेनियम 235 के। 2 से 3 एटम खर्च हो जाते हैं इनका पावर प्रोडक्शन के लिए। अब इनको मैं रीप्रोसेस कर दूं तो ये बचा हुआ यूरेनियम क्या कहलाएगा? डिप्लीटेड यूरेनियम। यानी कि वो यूरेनियम जिसमें U-235 1000 में से 3 या 4 कण ही होंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये तो कचरा है, लेकिन नहीं, ये बड़े काम की चीज है। जब हम पहली बार अपने परमाणु संयंत्र को शुरुआत करते हैं तो पावर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस पावर के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम इस डिप्लीटेड यूरेनियम को कोर के कुछ हिस्सों में डालते हैं, जिससे कि आपका पावर प्रोडक्शन जितना आप चाहते हैं, जितना कैपेबिलिटी है आपके रिएक्टर की, उतना कर सके। तो इस तरह हम अपने पावर प्लांट को, अपने रिएक्टर को पूर्ण क्षमता पे राइट फ्रॉम बिगनिंग चला सकते हैं। इसके अलावा भी बीच बीच में कभी हमें पावर पीकिंग की प्रॉब्लम आती है तो ये डिप्लीटेड यूरेनियम उन हिस्सों में डाल दिया जाता है और आपका रिएक्टर पूरी क्षमता पे पूरी जिंदगी चल पाता है। तो ये है। आप सोच रहे होंगे कचरे का उपयोग क्या होगा? तो कचरे का उपयोग आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने परमाणु संयंत्रों में करते हैं। तो अब दूसरी कैटेगरी का फ्यूल आता है, वो कहलाता है लो एनरिच यूरेनियम, यानी कि LEU फ्यूल। इस फ्यूल में क्या होता है कि आप यदि 1,000 एटम आपका यूरेनियम के हैं, उसमें से 30 से 50 यूरेनियम 235 का एटम है और बाकी U-238 के हैं, तो ये क्या कहलाएगा? लो एनरिच यूरेनियम। मीन्स इसमें यूरेनियम 235 की मात्रा है वो 3 से 5% के बीच में होगी। तो ये 30 से 50 एटम, 1,000 में से 30 से 50 एटम ही सफिशिएंट है आपके PWR टाइप के रिएक्टर, जिसमें कि लाइट वाटर का प्रयोग होता है। और ये कौन सा रिएक्टर है आपको मालूम होगा?
हम कुडमकुलम में रसिया के सहयोग से जो 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिक के जो रिएक्टर लगा रहे हैं वो सारे लो एनरिच यूरेनियम के ही रिएक्टर हैं, जिसमें ये ईंधन प्रयोग में लाया जाता है। साथ में ही आपको मैंने बताया था SMR, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, यह SMR जहां दुनिया भर में यूज होंगे, वो करीब 3 से 5% के एनरिच यूरेनियम का ही उपयोग करेंगे। इसके अलावा जो माइक्रो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, वो भी कुछ रिएक्टर इसमें 3 से 5 या इससे भी ज़्यादा का यूज कर सकते हैं। तो यदि आगे चलें और मैं U-235 की कॉन्सेंट्रेशन 30 से 50 से आगे बढ़कर 50 से 200 के बीच में कर दूं, तो ये जो फ्यूल होगी वो कहलाएगी HALEU, यानी हाई एसे लो एनरिच यूरेनियम। तो अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे? आपने देखा होगा कि हमारी जितनी भी परमाणु पनडुब्बियां हैं, जो कि सतह से बहुत नीचे, कई किलोमीटर नीचे रहती हैं, यदि हम डीजल या किस गैस का प्रयोग करेंगे तो बीच बीच में उसे ऊपर आना पड़ेगा, तो हमारे सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। तो ये सालों यदि समुद्र के अंदर रहे तो परमाणु ऊर्जा ही उसका विकल्प है। तो हम हाईली एनरिच यूरेनियम को का टाइप का यदि रिएक्टर बना दें, जो छोटा होगा, क्योंकि हाई एनरिच यूरेनियम कर रहे हैं तो छोटा होगा, और ये सालों तक पनडुब्बी को ऊर्जा देता रहेगा और उन्हें ऊपर आने की जरूरत बहुत ही कम होगी या नगण्य होगी। इसके अलावा कुछ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो कि रिमोट जगह पे लगाने हैं, उसमें भी स्लाइटली थोड़ा सा हाई एनरिच यूरेनियम हम यूज कर सकते हैं। अब आती है वो स्थिति जब हम एनरिचमेंट का लेवल 20% से ऊपर करने बैठे। लेकिन आपकी जितनी परमाणु पनडुब्बियां हैं, यदि उनको काफ़ी सालों तक नीचे रखना है तो एनरिचमेंट का लेवल आपको 20% से ऊपर भी करना पड़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी आपके वॉरहेड हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जिसमें थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से आजकल वेपन्स बनाए जाते हैं, उसमें भी एनरिचमेंट का लेवल 90% से ऊपर ही होता है। तो आप हायर एनरिचमेंट की तरफ जाते हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग फॉर, आपके देश की सुरक्षा के लिए आप उसको यूज करने वाले हैं। तो ये तो हो गया सारा आपका यूरेनियम 235 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कैसे कैसे आप इसका उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया अमेरिका और रशिया से इसलिए घबराती थी क्योंकि यदि किसी ने उन पर परमाणु अटैक भी कर दिया तो उनके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमेशा मौजूद रहती थी। और वो कैसे? उनके पास परमाणु पनडुब्बियां थी जो हजारों मीटर नीचे अपने परमाणु अस्त्र शस्त्र जो जमीन पर दिखते हैं और आसमान में दिखते हैं, उन्हें नष्ट भी कर दिया तो वो समुद्र से आप पे हमला करके उस देश का नामो निशान मिटा सकते हैं। लेकिन भारत ने भी अब ये कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने न केवल यूरेनियम का उपयोग देश को रोशन करने के लिए किया है, बल्कि इसका प्रयोग देश की सुरक्षा के लिए भी किया है। आने वाले समय में भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, स्मॉल रिएक्टर तथा माइक्रो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अपने आसपास के हर जगह में देखेंगे और हमारे ऊर्जा के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। तो आप अगले बार जब यूरेनियम का नाम सुने तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसका स्वागत करना है। ये आपके और हमारे देश के भविष्य को रोशन करेगा। आपको ये यूरेनियम की गाथा अच्छी लगी है तो आप इसे और आगे तक पहुंचाएं और अपने कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये गाथा कैसी लगी। थैंक यू।